रिटायर्ड रामप्रसाद जी हर रोज़ अपने बेटे और बहू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुन सुनकर परेशान हो चुके थे। अब तो रात भर उन्हें नींद नहीं आती। वे यही सोचकर हैरान रहते कि आखिर मेरी बहू और बेटे ऐसा क्या करते हैं कि बहू की चीख निकल जाती है। कभी बिट की आवाज़ तो कभी कुछ गिरने की आवाज़ों से रामप्रसाद की नींद गायब हो गई थी। तभी एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो इसका पता लगाएंगे और जान कर रहेंगे कि उनके बेटे और बहू के बीच ऐसा कौन सा प्यार होता है कि रात भर खटपिट मची रहती है। दरअसल रामप्रसाद जी की पत्नी नहीं है। 4 साल पहले ही वह गुजर चुकी है। घर में इकलौता बेटा विवान और उसकी पत्नी सुधा और रामप्रसाद को मिलाकर कुल 3 ही सदस्य रहते हैं। विवान प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करता है और सुधा भी पार्ट टाइम जॉब कर लेती है। रामप्रसाद की भी पेंशन आती है, इसलिए खर्चे की फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। पत्नी के गुजर जाने के बाद रामप्रसाद बिल्कुल अकेले हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी विवान को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, बल्कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। एक दिन रामप्रसाद जी विवान के कमरे के बगल से गुजर रहे थे तो खिड़की से देखा कि विवान का बेड पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। वो खिड़की से झांक ही रहे थे कि सुधा आ गई और बोली, अरे बाबूजी, आप मेरे कमरे में क्या ताक झांक कर रहे हैं। रामप्रसाद ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम लोग अभी उठे हो कि नहीं। सुधा ने तुरंत टोकते हुए कहा, बाबूजी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह से अपने बेटे और बहू के कमरे में ताक झांक करते हुए। यह गंदी बात है। फेसबुक कम चलाया कीजिए। वहाँ के वीडियो देखकर आप में भी चेंज दिख रहा है मुझे। रामप्रसाद तो हैरान हो गए कि बहू यह सब क्या बोले जा रही है। उन्होंने डांटते हुए सुधा से कहा, बहू, यह क्या बक रही है तू? तेरा दिमाग तो सही है। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पिता समान बाबूजी से ऐसे बात करते हुए? छी, क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है। अब मैं अपने बेटे को सुबह सुबह देख भी नहीं सकता। ऐसा बड़बड़ाते हुए रामप्रसाद घर के बाहर चले गए। बाथरूम से विवान बाहर निकला और नाश्ता करने लगा। विवान ने कहा, अरे सुधा, बाबूजी कहाँ हैं? सुबह से दिखाई नहीं दिए। सुधा का तो खून जल रहा था। उसने गुस्से में कहा, मैं क्या जानूं तुम्हारे बाबूजी को, गए होंगे अपने बूढ़े दोस्तों के साथ गप्पे मारने कहीं। विवान ने कहा, आज फिर तुम बाबूजी को लेकर मुझसे बहस कर रही हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुधा का पारा और गर्म हो गया और वह बोली, शादी करा दो अपने बाबूजी की। बिना बीबी के बौखला गए हैं वो। रोज़ सुबह मेरे कमरे में आकर ताक झांक करते हैं। क्या पता रात में भी आते हों। पूछने पर कहते हैं कि देखने आया था कि विवान उठा कि नहीं और मुझे संस्कार सिखाने लगते हैं। विवान हंसते हुए बोला, अरे पागल, वो बाबूजी की आदत है। माँ के गुजरने के बाद वो हमेशा मेरा ख्याल इसी तरह रखते हैं। मैंने खाया कि नहीं, क्या खाया, कब सोया, कब जागा, वगैरह वगैरह। मेरी आदत थी रोज़ देर से सोकर उठने की, तो बाबूजी ही रोज़ मुझे आकर जगाते थे और नाश्ता बनाकर खिलाते थे। बात रही शादी की, तो अगर उन्हें करना होता तो कब की कर चुके होते। मेरे पालन पोषण के लिए उन्होंने बहुत सहा है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बाबूजी कभी गलत नहीं हो सकते। अभी तुम्हें आए 4 महीने ही हुए हैं, धीरे धीरे जान जाओगी मेरे बाबूजी को। इतना कहकर विवान ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल दिया। 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी सुधा के मन से कड़वाहट नहीं गई। उसने सोच लिया था कि वह विवान को लेकर अलग रहेगी। इस बारे में जब उसने विवान से बात की तो उसने तुरंत मना कर दिया और उसने कहा कि बाबूजी का हमारे सिवाय है ही कौन। अगर हम अलग हो जाएंगे तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा। विवान ने बात यहाँ पर ही ख़त्म कर दी, लेकिन सुधा को तो आज़ादी चाहिए ही थी, क्योंकि बाबूजी के रहते वह अपने मन का नहीं कर पा रही थी। ना तो सहेलियों को घर पर बुलाकर पार्टी कर सकती थी और ना ही बाहर जाकर एंजॉय कर सकती थी, क्योंकि विवान ने अपने बाबूजी की दवा और खाने पीने की जिम्मेदारी जो उसे सौंप रखी थी। अब सुधा ने उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया। कभी खाना देर से बनाती, कभी रामप्रसाद की दवा में इधर उधर कर देती। एक रात की बात है, रामप्रसाद बरामदे में सोए हुए थे कि विवान के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो दौड़ कर गए और खिड़की के पास पहुँचे तो सुना कि विवान और सुधा में बहुत ज़ोरों से झगड़ा हो रहा था। सुधा कह रही थी कि मुझे बाबूजी के साथ नहीं रहना है, या अपने बाबूजी के ही साथ रहो या फिर मेरे साथ। विवान बार बार यही कह रहा था कि वह बाबूजी को नहीं छोड़ सकता। रामप्रसाद बिना कुछ बोले ही वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। सारी रात करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आज वास्तव में रामप्रसाद को अपनी पत्नी याद आ रही थी।
फिर वो सोचने लगते कि चलो अच्छा हुआ उनकी पत्नी जीवित नहीं है, वरना यह सब देखकर वह वैसे भी मर जाती। किसी तरह सुबह हुई। घर में एकदम सन्नाटा सा बिखरा था। कोई किसी से बोल नहीं रहा था। ऐसे ही करके 2 दिन बीत गए। सुधा अलग अपनी जिद पकड़कर बैठी हुई थी। विवान अलग टेंशन में था और राम प्रसाद पर क्या गुजर रही थी यह तो कोई समझ ही नहीं सकता। तीसरे दिन सुधा ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन भर बिस्तर पर लेटी रही, उठी ही नहीं। अब राम प्रसाद का सब्र जवाब दे रहा था। शाम को उन्होंने विवान को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, देखो बेटा, एक माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तू बहू की बात मान ले। बेटा, अगर तुम लोग खुश नहीं रहोगे तो मैं ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा? कैसे उससे कह पाऊंगा कि उसके छोड़े हुए एक बेटे को मैं खुश नहीं रख पाया? तू एक काम कर, पास के शहर में एक नया वृद्धाश्रम खुला है, तू मुझे वहीं ले चल सुबह और बहू से बोल दे कि उसकी समस्या खत्म हो गई, अब खाना खा ले। विवान बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा कैसे हो सकता है? कल की आई लड़की के लिए मैं आपको छोड़ दूं, ये कभी नहीं होगा। रामप्रसाद ने फिर उसे समझाया, बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब कितने दिन जीऊँगा? तुम्हारे आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा परिवार है, अगर वो खुश रहेगी तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। अब तो कुछ बोलेगा नहीं, तुझे मेरी और तेरी मरी हुई माँ की सौगंध है। विवान का मुंह जैसे किसी ने सिल दिया। वह कुछ बोला नहीं। उसने जाकर सुधा से सारी बात बताई। सुधा तो खुश हो गई और उठकर खाना बनाया और हंसी खुशी सबको खाना खिलाया। राम प्रसाद को दुख तो था पर सुकून भी मिल रहा था कि उसके परिवार में खुशी लौट आई है। आज की रात राम प्रसाद को अच्छी नींद आई, लेकिन विवान नहीं सो सका। वह रात भर सोचता रहा कि उसके बाबूजी ने उसे किस धर्म संकट में डाल दिया है। खैर किसी तरह सुबह हुई। सुबह होते ही विवान ने देखा कि बाबूजी ने एक छोटे से झोले में अपने कुछ कपड़े भरकर तैयार होकर बैठे थे। वह सोचने लगा कि किस तरह से उसके बाबूजी बचपन में उसका स्कूल का बस्ता तैयार करके स्कूल छोड़ने जाते थे और आज विवान के उसी पुराने स्कूल के बस्ते में बाबूजी अपना कपड़ा भरकर तैयार हैं और इस बार उन्हें विवान छोड़ने जा रहा है, वो भी ऐसे स्कूल में जहाँ कभी छुट्टी नहीं होती है। विवान की आंखें नम हो गई। वह भी तैयार हो बाबूजी को लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर बाबूजी उसे समझाते रहे कि बेटा हमेशा खुश रहना, कभी बहू से झगड़ा मत करना। घर की अलमारी में ज़मीन जायदाद की वसीयत रखी हुई है, मेरे मरने के बाद तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारे नाम जो फिक्स डिपॉजिट किया था उसके कागजात भी वहीं हैं, संभाल कर रख लेना। और मेरे खाते में जो पेंशन आती है उसे भी निकाल लिया करना। चेक बुक साइन करके रख दिया है। अब विवान का मन रोने का हो रहा था, पर वह अपने आप को रोके हुए था। वह वृद्धाश्रम पहुंच गया और बाबूजी को छोड़कर वापस आ रहा था। तभी फ़ोन की रिंग बजी और विवान ने झट से फ़ोन उठा लिया तो उधर से आवाज़ आई, अरे विवान, कहाँ हो? बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ दिए कि नहीं? विवान ने कहा, हाँ सुधा, छोड़ दिया बाबूजी को वृद्धाश्रम। अब तुम्हारी टेंशन खत्म। अब चाहे 8 बजे सोकर उठो या फिर 10 बजे, कोई बोलने वाला नहीं है। सुधा बोली, हाँ यार, सच में बाबूजी से मैं एकदम ऊब चुकी थी। हर बात में शऊर सिखाते थे, ये ना करो वो ना करो, ऊपर से रोज़ एक फरमाइश ज़रूर रहती थी, बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। और आजकल तो हर महीने उनके फ़ोन में रिचार्ज करवाना पड़ता था। बोलते थे रामायण देखना है, भजन सुनना है। अब वृद्धाश्रम में रहेंगे तो अपने पैसे भी बचेंगे और उनकी फरमाइशें भी नहीं रहेंगी। अरे विवान, एक बात भूल गई यार, बाबूजी से पूछ लो कि अम्मा जी की अलमारी की चाबी कहाँ रखे हैं। उस अलमारी से पुराने कपड़े निकाल कर मैं अपने कपड़े रखूँगी, क्योंकि मेरी अलमारी अब भर चुकी है। विवान ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। ठीक है, अभी ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ, वापस जाकर पूछ लेता हूँ। इतना कहकर विवान फिर से वृद्धाश्रम की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर देखता है तो उसके बाबूजी एक बुजुर्ग आदमी से खूब हंस हंस कर बतिया रहे थे। विवान ने अपने बाबूजी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उससे रहा नहीं गया। वह पास गया और दूसरे बुजुर्ग आदमी से बोला, लगता है आप लोगों की काफ़ी जान पहचान हो गई है थोड़ी ही देर में। उस आदमी ने विवान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं बेटा, हम लोग आज नए नहीं मिले हैं, हम बहुत पुराने मित्र हैं, बस काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। दरअसल इस वृद्धाश्रम का मैनेजर मैं ही हूँ। विवान बोला, तो आप इनको कैसे जानते हैं? इतना सुनते ही विवान के बाबूजी ने उस वृद्धाश्रम के मैनेजर की ओर कुछ इशारा किया।
लेकिन वे समझ ना सके और विवान से बोले, ऐसा है कि मैं पहले एक अनाथ आश्रम चलाता था और राम प्रसाद की कोई औलाद नहीं थी, तो इन्होंने मेरे अनाथ आश्रम से एक गरीब बच्चा गोद लिया था और आज बड़ा होकर उसी बच्चे ने इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। हम इसी बात पर हंस रहे थे कि जिस बच्चे को बचपन में इन्होंने सहारा दिया, आज उसी बच्चे ने इनको बोझ समझकर बेसहारा छोड़ दिया है। ऊपर वाले का खेल भी निराला है। इतना सुनकर तो विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने बाबूजी की तरफ देखा और उसकी आंखें पानी से भर गई। विवान ने दौड़कर बाबूजी को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज ये क्या करने जा रहा था? जिस इंसान के पैर धोकर पीने चाहिए थे मुझे, उसी को पत्नी की बातों में आकर बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा था मैं। मेरी पत्नी ने आपके साथ इतना सब किया, फिर भी आपने कभी मुझ अनाथ को सच्चाई नहीं बताई। क्यों बाबूजी, क्यों? आप इतना सब क्यों सहते रहे? बाबूजी ने कहा, क्योंकि मैंने अपनी मरती हुई पत्नी को वचन दिया था कि तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, कभी तुम्हें एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। विवान अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, चलिए बाबूजी, घर चलिए। जिस तरह आज तक आपने मेरी गलतियां माफ़ की, आज एक आखिरी गलती और माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी कोई गलती नहीं होगी। बाबूजी ने कहा, नहीं बेटा, अब मुझे यहीं रहने दो, क्योंकि मेरा घर जाना तुम्हारी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा और वो तुम्हें परेशान करेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी वजह से परेशान रहे। और वैसे भी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, पुराना दोस्त जो मिल गया है। विवान बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा बाबूजी। अब मुझे पत्नी नहीं, मुझे मेरे बाबूजी चाहिए। इतना कहकर वह बाबूजी के पैरों में गिर पड़ा। ये सब देखकर मैनेजर साहब से रहा नहीं गया। वे बोल पड़े, अरे राम प्रसाद, काहे जिद पकड़ लिए हो भाई? अब बेटे को गलती का एहसास हो गया है, माफ़ कर दे यार, जा घर जा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बाबूजी ने विवान को उठाया और बोले, ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं, लेकिन कभी मेरी वजह से कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं खुद ही वृद्धाश्रम चलाऊँगा, लेकिन अपनी पत्नी से मेरे लिए झगड़ा मत करना। विवान बाबूजी से लिपट गया और बोला, बस कीजिए बाबूजी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार कर रहूँगा। विवान बाबूजी को लेकर वापस घर चल दिया। इधर सुधा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसे आज़ादी जो मिल चुकी थी। रास्ते में आते वक्त विवान ने सुधा के माता पिता को फ़ोन करके कह दिया कि आकर अपनी बेटी को वापस ले जाएं। रामप्रसाद ने विवान को रोकने की कोशिश की, पर विवान ने साफ साफ कह दिया, बाबूजी, आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जो कर रहा हूँ मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सुधा को सुधारना ही पड़ेगा। अगर वो सुधर गई तो ठीक, वरना हमेशा के लिए उसे अपने माँ बाप के घर पर ही रहना होगा। और आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको मेरी कसम। रामप्रसाद चुप हो गए। विवान घर पहुंचा तो बाबूजी को साथ देकर सुधा के होश उड़ गए। तभी सुधा के माता पिता भी पहुंच गए। विवान ने सुधा को डांटते हुए कहा कि अपना सामान पैक करो और जाओ अपने माता पिता के साथ। आज से तुम आज़ाद हो, मैं अकेले ही अपने बाबूजी का ख्याल रख लूँगा। सुधा भी ताव में आकर अपने माता पिता के साथ चली गई। अब विवान और उसके बाबूजी आराम से रहते हैं अपने घर में। जैसे ही सुधा अपने माता पिता के साथ मायके पहुंची, उसकी भाभियां फुसफुसाते हुए कहने लगी कि आ गई करमचली, अपना घर तो बर्बाद करके आ ही रही है, अब यहाँ पर आग लगाएगी और हमारे सास ससुर को हमारे खिलाफ भड़काएगी। सुधा सीधा आकर सोफे पर बैठ गई और बोली, भाभी जी पानी लाइए ना, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। उसकी छोटी वाली भाभी मीरा एक गिलास पानी थमा कर जाने लग गई। तभी सुधा ने टोकते हुए कहा, अरे भाभी जी, सिर्फ पानी, कुछ खाने के लिए नहीं लाई? अरे मिठाई ना सही, बिस्किट ही लेते आती। मीरा ने पलटकर जवाब दिया, अब क्या बताऊं दीदी, बिस्किट रखा रहता है तो बच्चे खाकर ख़त्म कर देते हैं। आप भी तो अचानक आ गई, अगर पहले खबर होती कि आप आ रही हैं तो कुछ मंगा कर रख लेती। इतना कहकर मीरा ऐंठते हुए चली अपनी जेठानी सुमन के पास और बोली, देख रही हो जिज्जी, ननद जी तो आते ही फरमाइश करने लगी और ऐसे ऑर्डर कर रही हैं जैसे हम लोग उनके नौकर हैं। जेठानी ने कहा, अरे यार, मैंने तो सुना है बाबूजी बता रहे थे कि अपने घर से झगड़ा करके आ रही है, अब यहीं पर रहेगी ये जब तक इसका पति इसे लेने नहीं आ जाता। मीरा बोली, इसका पति इसे लेने आएगा भी नहीं, क्योंकि इसने अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया था, जो इसका पति बर्दाश्त नहीं कर सका और इसे मायके खदेड़ दिया।
सुमन और मीरा बात कर ही रहे थे कि फिर से सुधा ने आवाज़ दी, अरे भाभी, कोई यहाँ भी तो आओ। मीरा और सुमन बरामदे में सुधा के पास पहुँच गई तो सुधा ने कहा, भाभी, मेरा कमरा साफ कर दो ना, मुझे आराम करना है, बहुत थक गई हूँ। सुमन ने कहा, कमरा? कौन सा कमरा? अब आपके कमरे को हमने स्टोर रूम बना दिया है। एक काम कीजिए, आप मम्मी जी के कमरे में रह लीजिए। सुधा ने कहा, नहीं, मुझे अलग कमरा चाहिए, जल्दी से मेरे रूम को खाली कीजिए। मीरा ने कहा, देखो दीदी, रूम तो अब खाली नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा सामान रखा जा चुका है, इसलिए या तो आप मम्मी जी के कमरे में रहिए या फिर यहीं बरामदे में अपनी खटिया डाल लो। इतना कहकर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने कमरे में चली गई। इतने में सुधा के माता पिता और भाई आ गए। सुधा की माँ ने कहा, देखो बेटा, सुधा अब कुछ दिन यहीं पर रहेगी, इसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। छोटा भाई तुरंत बोला, अरे यह तो बहुत अच्छी बात है कि सुधा यहीं रहेगी, इससे मीरा को थोड़ा आराम मिलेगा और सुधा घर के कामों में हाथ बटा लिया करेगी। सुधा ने आंखें दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारा काम करने नहीं आई हूँ, समझे। इतना कहकर वह उठी और अपनी माँ के कमरे में चली गई। 2-3 दिन बीतने के बाद दोनों देवरानी और जेठानी ने प्लान बनाया घूमने का, इसलिए सुधा को घर के सारे काम की जिम्मेदारी सौंप दी। अब सुधा ने अपनी माँ से इस बात की शिकायत की तो माँ ने भी बोल दिया, देखो बेटी, अब इस घर में हमारा बहुत जोर तो चलता नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, और वैसे भी कोई बड़ा काम नहीं है, घर का झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना और खाना बनाना, कर लिया करो ना। जब माँ ने ऐसा बोल दिया तो सुधा ने भी स्वीकार कर लिया कि इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। सुधा ने धीरे धीरे घर का सारा काम सीख लिया और करने लगी। अब सुधा की भाभियों को भी आराम मिल गया, उन लोगों ने भी अपना सारा काम सुधा पर ही डाल दिया। सुधा अपनी ससुराल में दिन भर सहेलियों से गप्पे मारती रहती थी और यहाँ उसके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है और कोई रिचार्ज कराने के लिए पैसा भी नहीं दे रहा है। धीरे धीरे उसकी सारी सहेलियों ने भी फ़ोन करना बंद कर दिया। ऐसा करते करते 1 साल बीत गए और सुधा की हालत बद से बदतर होने लगी। उसके साथ उसकी भाभियाँ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी और बात बात पर उसे ताना मारती कि पता नहीं और कितने दिन इसका खर्चा हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक दिन की बात है, पास के ही एक गांव में एक लड़की की सगाई का प्रोग्राम था। घर के सब लोग जा रहे थे, सुधा को छोड़कर। सुधा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे भी आप लोगों के साथ चलना है, मैं अकेले घर में ऊब जाती हूँ, और फिर जब से मैं अपनी ससुराल से आई हूँ आप लोगों ने मुझे किसी भी अच्छे फंक्शन में नहीं जाने दिया है। भाभी लोग भी झट से तैयार हो जाती हैं, लेकिन मुझे कोई पूछता भी नहीं है कि सुधा, तुझे कुछ चाहिए या फिर कहीं घूमने जाना है कि नहीं। माँ ने उसे प्यार से समझाया कि बेटी, हम वहाँ तुझे लेकर कैसे जा सकते हैं, तुम्हें पता है ना कि वहाँ बिरादरी में सगाई है तो सारे रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा होंगे, वहाँ लोग तुझे देखेंगे तो तरह तरह की बात बनाएंगे, और वैसे भी हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि तेरे ससुराल वाले तुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तेरे पति से तेरी क्यों नहीं बनती है। सुधा बोली, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मुझसे मतलब रखो, दुनिया का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, यह सब कहने में आसान लगता है, बिरादरी में सब कुछ देख कर चलना पड़ता है, वैसे भी समाज से अलग होकर रहना हमें पसंद नहीं है। कुल मिलाकर इतना समझ लो कि हम तुम्हें इस तरह के प्रोग्राम में नहीं ले जा सकते, बस। इतना कहकर सुधा की माँ चली गई। इतने दिन सुधा को मायके से आए हुए थे, लेकिन आज माँ की बातें सुनकर वह खुद को पराया महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि शादी के बाद एक लड़की की ससुराल ही उसका सब कुछ होता है, मायका तो बस 1-2 दिन के लिए ही अच्छा होता है। खैर, परिवार के सब लोग फंक्शन में जा चुके थे। सुधा घर पर अकेली थी। उसने घर का सारा काम किया और सोफे पर बैठकर सोचने लगी उसके पास इतना अच्छा ससुराल था, इतना अच्छा पति था और इतने अच्छे ससुर जी थे जो हमेशा उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी मति मारी गई थी, जो इतना सब कुछ छोड़कर गुस्से में मायके चली आई। जितना काम वह अपने मायके में करती है उसका आधा भी ससुराल में करती तो रानी बनकर रहती। अब सुधा को धीरे धीरे अकल आ रही थी। शाम को जब सब लोग फंक्शन से वापस आए तो देखा सुधा अपना सामान पैक कर चुकी थी। माँ ने पूछा कि बेटी, कहाँ जा रही हो अपना बैग पैक करके। तो उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे अकल आ गई है और मैं समझ गई हूँ कि मेरा असली घर मेरा ससुराल है, मायका नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पति और ससुर जी के पास। मैंने जो गलती की है
वह माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन मैं उनके पाँव पड़ूंगी, माफ़ी मांगूंगी और वो जैसे चाहेंगे वैसे ही रहूंगी, लेकिन अपनी ससुराल में ही रहूंगी। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में चली गई और सुबह होते ही अपनी ससुराल के लिए रवाना हो गई।